तो आज हम पैक्सेस कंसेंसस एल्गोरिथम पढ़ेंगे, जो कि मुंबई यूनिवर्सिटी एग्जाम में आता ही आता है। ठीक है, तो इस एल्गोरिथम को हम एकदम डिटेल में स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। ठीक है, नाउ सबसे पहला पॉइंट, पैक्सेस कंसेंसस एल्गोरिथम। तो कंसेंसस का मतलब क्या होता है? तो जब कभी भी हम एक डिसीजन को कलेक्टिवली लेते हैं, ठीक है, तो उस प्रोसेस को हम कंसेंसस कहते हैं। जैसे कि अगर हम एक डिसीजन एक बंदा ही ले रहा है, एक एक पर्सन ले रहा है, ठीक है, तो उसमें उसे हम कंसेंसस नहीं कहेंगे। एक डिसीजन है, एक पर्सन ने ले लिया, ठीक है, वो अलग पॉइंट हो गया। लेकिन अगर एक डिसीजन को, ठीक है, मल्टीपल लोग ले रहे हैं, ठीक है, तो उसे हम कंसेंसस एल्गोरिथम कहते हैं। ठीक है, सो कंसेंसस एल्गोरिथम को हमें समझने के लिए, पैक्सेस कंसेंसस एल्गोरिथम को हमें समझने के लिए ये 3 पैरामीटर समझना पड़ेगा। अगर हम ये 3 पैरामीटर समझ लिए तो हमारा पैक्सेस कंसेंसस एल्गोरिथम कंप्लीट हो जाएगा। आप उसे अच्छे से समझ चुके रहोगे। ठीक है, तो हम इन 3 पॉइंट पे फोकस करेंगे। ठीक है, तो क्या-क्या 3 पॉइंट है ये? मेकिंग प्रपोजल, एक्सेप्टिंग प्रपोजल और हैंडलिंग फेलियर। सो ठीक है, नाउ हमारे पैक्सेस एल्गोरिथम में 3 इंपॉर्टेंट नोड्स होते हैं। ठीक है, कौन-कौन से है ये? प्रपोजर, एक्सेप्टर और लर्नर। तो प्रपोजर क्या करता है? अगर हमें कोई एक नया डिसीजन, कोई एक नया डाटा हमारे सिस्टम में ऐड करना है, तो प्रपोजर उस डाटा को, उस डिसीजन को प्रपोज करता है। ठीक है, तो ये प्रपोजर का काम होता है। नाउ एक्सेप्टर का क्या काम होता है? एक्सेप्टर का काम होता है जो प्रपोजर ने डिसीजन प्रपोज किया है उसे एक्सेप्ट करना। ठीक है, नाउ लर्नर, लर्नर क्या है? लर्नर जितने भी नोट्स सिस्टम में प्रेजेंट है वो सब लर्नर है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में ही लर्नर नहीं होते। जब एक डिसीजन एक्सेप्ट हो जाता है, जब एक प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है, तो उस एक्सेप्टेंस के बाद जितने भी नोट्स होते हैं सब लर्नर बन जाते हैं और उस डिसीजन को अपने अपने सिस्टम में एक्वायर कर लेते हैं। ठीक है, नाउ मेकिंग अ प्रपोजल, तो हमने कहा था कि अगर हम इन 3 पैरामीटर को हम समझ लिए तो हमारा पैक्सेस कंसेंसस एल्गोरिथम एकदम अच्छे से हम समझ चुके होंगे। ठीक है, तो नाउ पहला पैरामीटर हम देखते हैं। तो मेकिंग अ प्रपोजल, प्रपोजल प्रोसेस। तो a proposal is initially prepared with a proposal number by a proposer J. The proposal number needs to be good enough so that it gets accepted by several acceptor. ठीक है, ना जब भी एक प्रपोजर एक प्रपोजल बनाता है, ठीक है, तो उसको एक यूनिक नंबर असाइन करता है। ठीक है ना, ये यूनिक नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूरा एक्सेप्टेंस इसी प्रपोजल नंबर पे डिपेंड करता है। ठीक है, नाउ द प्रपोजल नंबर फॉर्म्स अ टाइमलाइन एंड द बिगेस्ट नंबर इज कंसिडर्ड अप टू डेट। ठीक है ना, समझिए हमारे प्रपोजल, इस प्रपोजर, जैसे हम इसे कहते हैं प्रपोजर ए, ओके, और इसे हम कहते हैं प्रपोजल बी ना। हमारे प्रपोजर ए ने एक प्रपोजल बनाया और उसको यूनिक नंबर असाइन किया 30। ठीक है, अब हमारे प्रपोजर बी ने एक प्रपोजल बनाया और उसको नंबर असाइन किया 35। ठीक है, नाउ तो ये 35 जो नंबर जिसने, ये प्रपोजर बी ने जो प्रपोजल बनाया जिसको असाइन किया नंबर 35, ये एक्सेप्ट होगा क्योंकि एक्सेप्टर इसे समझेंगे कि ये बहुत ही रिसेंट प्रपोजल है। ठीक है, और इसका नंबर प्रीवियस वाले प्रपोजल से ज़्यादा है, तो इसको ज़्यादा प्रायोरिटी असाइन करेंगे। ठीक है, now for instance we have proposal P1 जैसा कि हमने देखा with proposal number 30 and proposal P5 with proposal number 35, then proposal P5 gets accepted। तो proposal P5 P proposal B, इसे हम हमारे हमने जो भी पॉइंट्स लिखा है उसमें proposal B को हमने proposal P5 लिखा है, तो proposal P5 P यहाँ पे PB वो एक्सेप्ट होगा, ना कि proposal PA। ठीक है, ऐसा क्यों? जैसे वो proposal A है तो उसने एक प्रपोजल बनाया, उसको उसने नंबर असाइन किया 30 ना, 30 आएगा। अब वो क्या करेगा, हर एक एक्सेप्टर के पास भेजेगा प्रपोजल को अपने ना। एक्सेप्टर देखेगा कि इसके पहले कोई प्रपोजल नंबर हमारे पास है, कोई और प्रपोजल है हमारे पास, तो वो देखा कि हमारे पास इसके पहले कोई नहीं है, तो ये इसे एक्सेप्ट कर लेगा, ये एक्सेप्टर भी एक्सेप्ट कर लेगा, ये एक्सेप्टर भी एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, नाउ ये डायरेक्ट अब लर्नर के पास नहीं जाएगा, सिस्टम होल्ड पे रहता है एक पर्टिकुलर टाइम के बाद कि हाँ अब कोई प्रपोजल नहीं आएगा हमारे पास, तब वो एक्सेप्टर लर्नर के पास भेजते हैं और सब जितने भी नोट सिस्टम में है वो लर्नर बनके उस प्रपोजल को एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, तो अभी ये वाला प्रोसेस होल्ड पे रहेगा। ठीक है, नाउ अब प्रपोजल बी आएगा, ठीक ना, प्रपोजल को सब एक्सेप्टर के पास ब्रॉडकास्ट करेगा। नाउ ये एक्सेप्टर अब देखिएगा अपने सिस्टम में कि इसके पहले कोई और प्रपोजल आया है क्या, तो ये देखिएगा हाँ इसके पहले प्रपोजल ए ने अपना एक प्रपोजल भेजा था, तो अब ये चेक करेगा कि उस प्रपोजल नंबर ये जो प्रपोजल बी ने भेजा है उससे छोटा है क्या, उससे बड़ा है। ठीक है ना, अब प्रपोजल बी का प्रपोजल नंबर बड़ा है, तो अब एक्सेप्टर प्रपोजल ए को डिस्कार्ड करेगा और प्रपोजल बी को एक्सेप्ट करेगा। सिमिलरली ये भी वही करेगा, ये भी वही करेगा। तो हमारा प्रपोजल नंबर किस काम आता है? वो प्रेसिडेंस डिसाइड करने का काम आता है कि कौन सा प्रपोजल कितना, कौन से प्रपोजल को कितना प्रायोरिटी देना है, ये हमारे प्रपोजल नंबर डिसाइड करता है। ठीक है, अब हम सेकंड पैरामीटर को देखेंगे, एक्सेप्टिंग प्रपोजल को। तो एक्सेप्टिंग प्रपोजल में हमारे पास 2 फेजेस होते हैं, एक प्रिपेयर फेज और एक एक्सेप्ट फेज। ठीक है, अगर हम इन 2 फेज को अच्छे से समझ लेंगे तो ये जितने भी पॉइंट्स हैं वो हमें अपने आप समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो हम प्रिपेयर फेज और एक्सेप्ट फेज को समझते हैं। तो उसके लिए ये 2 हमारे पास डायग्राम है, तो प्रिपेयर फेज पहले समझते हैं। तो प्रिपेयर फेज में ये जो प्रपोजर है ये अपना प्रपोजल बनाता है। अब प्रपोजल में 2 चीज़ मेंशन करता है, एक प्रपोजल नंबर और एक वैल्यू। ठीक है, तो अब तक मैंने आपको
प्रपोजल नंबर के बारे में बताया था, लेकिन प्रपोजल वैल्यू के बारे में नहीं बताया। तो जब प्रपोजल बनाता है तो उसके अंदर दो चीज इंक्लूड होती है, एक प्रपोजल नंबर और एक प्रपोजल वैल्यू। ठीक है ना। अब प्रिपेयर फेज में जब ये प्रपोजल एक्सेप्टर्स को सेंड करता है प्रिपेयर फेज में, ठीक है, तब ये प्रपोजल नंबर ही सेंड करता है, प्रपोजल वैल्यू सेंड नहीं करता है। ठीक है ना। अब जब ये प्रपोजल इन एक्सेप्टर्स को सेंड करता है प्रिपेयर फेज में, तो ये एक्सेप्टर्स इसे दो चीज देते हैं। ठीक है, दो चीज क्या होता है, एक प्रॉमिस और एक, अगर इस एक्सेप्टर ने पहले कोई वैल्यू एक्सेप्ट कर चुका है तो वो वैल्यू। ठीक है, वो आपको यहाँ से समझेगा। जैसे कि ये एक्सेप्टर पहले से ही प्रपोजल नंबर 4 एक्सेप्ट कर चुका है और उसका वैल्यू है n। ठीक है, ये एक्सेप्टर 2 पहले से वैल्यू i एक्सेप्ट कर चुका है और उसका प्रपोजल नंबर है 3। ठीक है, जब ये प्रपोजल इसके पास, जब ये प्रपोजल इसके पास, ये एक्सेप्टर पास सेंड करेगा, तो इसे दो चीज रिटर्न करेगा, एक प्रॉमिस रिटर्न करेगा और एक एक्सेप्टेड वैल्यू रिटर्न करेगा। ठीक है, तो हम अब देखते हैं प्रिपेयर फेज में। तो प्रिपेयर फेज में ये प्रपोजल इस प्रपोजल को इनके पास सेंड करेगा। ठीक है, तो अब ये एक्सेप्टर्स चेक करेंगे कि इसका जो प्रॉमिस नंबर है, ठीक है, प्रपोजल नंबर है, वो मेरे प्रपोजल नंबर से ज़्यादा है कि कम। ठीक है, तो यहाँ पे प्रपोजल नंबर 5 है और यहाँ पे प्रपोजल नंबर 4 है। तो बोले ठीक है, मैं आपका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लूँगा, लेकिन तभी एक्सेप्ट करूंगा जब आप मेरा वैल्यू एक्सेप्ट करोगे। ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या है n। तो एक्सेप्टर क्या रिटर्न करेगा, प्रॉमिस रिटर्न करेगा कि फ्यूचर में मैं प्रपोजल नंबर 5 से कम प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करूंगा। ठीक है, एक ये हो गया प्रॉमिस, और एक वैल्यू रिटर्न करेगा। कौन सा वैल्यू, जो वैल्यू ये एक्सेप्ट कर चुका है। ठीक है, तो ये वैल्यू एक्सेप्ट, ये वैल्यू रिटर्न करेगा n। ठीक है, अब ये प्रपोजल को इसके पास सेंड करेगा एक्सेप्टर 2 के पास, तो एक्सेप्टर 2 भी वही करेगा कि एक्सेप्टेड वैल्यू i सेंड करेगा और एक प्रॉमिस रिटर्न करेगा कि मैं फ्यूचर में प्रपोजल नंबर 5 से कम प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करूंगा। ठीक है, अब सिमिलरली ये प्रपोजल इसको सेंड करेगा, तो ये भी दो चीज रिटर्न करेगा, एक एक्सेप्टेड वैल्यू जो कि ये प्रपोजल 2 में एक्सेप्ट कर चुका है, और एक प्रॉमिस रिटर्न करेगा कि फ्यूचर में मैं प्रपोजल नंबर 5 से कम का प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करूंगा। ठीक है, नाउ इसके पास आएगा प्रपोजल नंबर एक्सेप्टर 4 के पास, तो ये एक्सेप्टर रिजेक्ट कर देगा इस प्रपोजल को। क्यों रिजेक्ट कर देगा, क्योंकि इसका प्रपोजल नंबर 6 है। ठीक है, और कभी भी कोई भी एक्सेप्टर वही प्रपोजल एक्सेप्ट करने के लिए तैयार होता है जिसका प्रपोजल नंबर, उसकी प्रपोजल, अगर वो कोई वैल्यू पहले से एक्सेप्ट कर चुका है तो उसकी प्रपोजल से उसका प्रपोजल नंबर अगर कम होगा तभी वो प्रपोजल एक्सेप्ट करेगा। तो यहाँ पे ये एक्सेप्टर 4 का प्रपोजल नंबर ज़्यादा है, तो ये इस प्रपोजल को डायरेक्टली रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, तो एक बात ध्यान में रखना कि अगर कोई एक्सेप्टर किसी प्रपोजल को रिजेक्ट कर रहा है तो उसका साफ साफ मतलब है कि अगर कोई एक्सेप्टर कोई प्रपोजल रिजेक्ट कर रहा है तो उसका साफ साफ मतलब है प्रपोजर ने जो प्रपोजल प्रपोज किया है उसका प्रपोजल नंबर एक्सेप्टर के प्रपोजल नंबर से कम है। ठीक है ना, एक्सेप्टर 5 के पास आएंगे, तब एक्सेप्टर 5 एक न्यू एक्सेप्टर है, तो वो अब तक कोई भी प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया है। ठीक है, तो वो कहेगा ठीक है, तो ये बस एक चीज रिटर्न करेगा। तो जब कोई भी एक्सेप्टर नया होता है तो बस वो एक चीज रिटर्न करता है, वो रिटर्न क्या करता है, प्रॉमिस, क्योंकि उसके पास कोई वैल्यू तो है नहीं, तो जो वैल्यू रिटर्न कर सके कि आप ये वैल्यू अगर मुझे दोगे तभी मैं एक्सेप्ट करूंगा। तो एक्सेप्टर 5 बस प्रॉमिस रिटर्न करेगा कि फ्यूचर में अगर कोई प्रपोजल मुझे एक्सेप्ट करना है तो मैं प्रपोजल नंबर 5 से कम एक्सेप्ट नहीं करूंगा। ठीक है ना, एक्सेप्ट फेज में क्या करता है ये प्रपोजल ना, एक्सेप्ट फेज में ये चेक करेगा कि मेरा जो नंबर है, ठीक है, इसका प्रपोजल नंबर है, वो सब एक्सेप्टर के प्रपोजल नंबर से ज़्यादा है कि नहीं। तो हाँ, ये प्रपोजल नंबर सब एक्सेप्टर के प्रपोजल नंबर से ज़्यादा है, तो ये यही नंबर रखेगा। ठीक है, अब ये चेक करेगा कि सब एक्सेप्टर ने पहले से एक वैल्यू एक्सेप्ट कर चुका है, तो ये जो वैल्यू रिटर्न हुआ है वो यही वैल्यू, अपना वैल्यू चेंज करके जो इसको वैल्यू रिटर्न मिला है एक्सेप्टर से, वो वैल्यू अपने प्रपोजल में डाल देगा। लेकिन यहाँ पे कंफ्यूजन होगा आपको कि इस एक्सेप्टर ने भी एक वैल्यू रिटर्न किया है एन, इस एक्सेप्टर ने एक वैल्यू रिटर्न किया आई, इस एक्सेप्टर ने एक वैल्यू रिटर्न किया एस। तो ठीक है, तो किसका वैल्यू अपने प्रपोजल में डालेगा। ठीक है, प्रपोजल नंबर तो ठीक है, सबका प्रपोजल नंबर कम है तो ये अपना प्रपोजल नंबर डालेगा, लेकिन इन सब का वैल्यू अलग अलग है। ठीक है, तो किसका वैल्यू अपने प्रपोजल में डालेगा, तो ये प्रपोजल उसी एक्सेप्टर का वैल्यू डालेगा जिसका प्रपोजल नंबर सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इसका प्रपोजल नंबर 4 है, इसका प्रपोजल नंबर 3 है, इसका प्रपोजल नंबर 2 है, तो इन तीनों में से सबसे ज़्यादा प्रपोजल नंबर इसका है। ठीक है, तो ये इसका वैल्यू अपने प्रपोजल में डालेगा। ठीक है, ये हो गया एक ना। एक्सेप्टेड फेज में अगर क्या होता कि ये सब जितने भी एक्सेप्टर्स हैं, ठीक है, ये इनके पास अगर कोई वैल्यू होता ही नहीं, ठीक है, तो हम उस सेकंड केस देखते हैं। क्या होता कि अगर एक्सेप्टर 1, एक्सेप्टर 2, एक्सेप्टर 3, ठीक है, ये सब नए वैल्यू है, ठीक है, इनके पास कोई वैल्यू होल्ड नहीं है। ठीक है, तो एक्सेप्ट फेज में ये क्या करता, ये बस इनसे प्रॉमिस रिटर्न करता, ठीक है, कि फ्यूचर में मैं प्रपोजल नंबर 5 से कम का प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करूंगा। ठीक है, एक्सेप्टर 1 ये प्रॉमिस रिटर्न करेगा, 2 ये प्रॉमिस रिटर्न करेगा, क्योंकि इनके पास वैल्यू तो है नहीं रिटर्न करने के लिए, तो ये एक ही चीज रिटर्न करेंगे। ठीक है, तो अब एक्सेप्ट फेज में क्या होगा कि प्रपोजल जो बनाएगा उसमें अपना प्रपोजल नंबर और वैल्यू भी अपना ही प्रपोजल नंबर में डाल के इन सबको रिटर्न करेगा ना। जब ये अब फिर से जब ये रिटर्न कर रहा है तो इसे कहते हैं एक्सेप्ट मैसेज ना। अब एक्सेप्ट फेज में ही ये एक्सेप्ट मैसेज सब एक्सेप्टर्स को भेजेगा। एक्सेप्ट मैसेज में क्या करेगा, जो भी इसका प्रपोजल नंबर है और जो भी इसका वैल्यू है, ठीक है, वो अपने प्रपोजल में डाल के सब एक्सेप्टर्स को फिर से ये भेजेगा। ठीक है, अब ये एक्सेप्टर्स अब डिसाइड करेंगे, अब ये
डिसाइड करेंगे कि इन्हें ये प्रपोजल एक्सेप्ट करना है कि नहीं, और अगर मेजोरिटी ऑफ एक्सेप्टर्स ये प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेते हैं तो ये प्रपोजल यही सब पूरा लर्नर्स को ब्रॉडकास्ट कर देता है। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं एक्सेप्ट फेज में। अब यहाँ पे कैसा है, यहाँ पे प्रॉमिस भी है और एक्सेप्टेड वैल्यू भी है। तो एक्सेप्टेड वैल्यू तो प्रपोजल नंबर तो यही होगा, लेकिन वैल्यू इनका चेंज हुआ क्योंकि ये एक्सेप्टेड वैल्यू यहाँ से इनको मिला है। तो एक्सेप्ट फेज में ये प्रपोजल में एक्सेप्ट प्रपोजल नंबर वही रखेगा और वैल्यू चेंज करके एन कर लेगा। ठीक है ना, अब ये प्रपोजल ये फिर से इन एक्सेप्टर्स को भेजेगा, इसे कहते हैं एक्सेप्ट मैसेज। तो अब ये प्रपोजल को सब एक्सेप्टर्स के पास भेजेगा, इसे कहते हैं एक्सेप्ट मैसेज ना। एक्सेप्ट मैसेज में अब ये एक्सेप्टर डिसाइड करेंगे कि ये प्रपोजल हमें सेलेक्ट करना है कि नहीं। ठीक है, और अगर मेजोरिटी ऑफ एक्सेप्टर्स ये प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेते हैं तो ये प्रपोजल लर्नर्स को ब्रॉडकास्ट करेगा कि मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट हो चुका है। ठीक है, तो ये रहा हमारा फेज 1, फेज 2, प्रिपेयर फेज एंड एक्सेप्ट फेज ना। अब इन्हीं पॉइंट्स को हम समझ लेते हैं जो अभी हमने प्रिपेयर फेज और एक्सेप्ट फेज में देखा। अब वही ये पॉइंट्स में लिखा हुआ है। ठीक है, ना देखते हैं। अ वोट इज टेकन बेस्ड ऑन मेजॉरिटी डिसीजन। ठीक है, हियर वोट मींस एक्सेप्टर रिस्पोंडिंग बैक टू द प्रपोजल। नाउ अब जब प्रपोजल ने ये सब प्रपोजल इसको सेंड किया, ठीक है, तो एक्सेप्टर दो चीज रिटर्न करते हैं, एक प्रॉमिस और एक्सेप्टेड वैल्यू। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, अ वोट इज टेकन बेस्ड ऑन मेजॉरिटी डिसीजन। द प्रपोजल लुक्स वेदर द मेजॉरिटी ऑफ द एक्सेप्टर्स हैव रिजेक्टेड द प्रपोजल, इफ यस देन प्रपोजल अपडेट्स विद द लेटेस्ट प्रपोजल। नाउ अगर मेजॉरिटी ऑफ एक्सेप्टर्स ने प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया है, ठीक है, तो प्रपोजल क्या करेगा, अब नया प्रपोजल बनाएगा। अब उसके अंदर जो उसका प्रपोजल नंबर है वो ज़्यादा करेगा। ठीक है, वो प्रपोजल नंबर इंक्रीज करेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा था कि अगर कोई भी एक्सेप्टर कोई प्रपोजल रिजेक्ट कर रहा है तो उसका एक ही मतलब होता है कि उसका प्रपोजल नंबर जो प्रपोजल ने प्रपोज किया है वो एक्सेप्टेड जो एक्सेप्टर है उसके प्रपोजल नंबर से कम है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे प्रपोजल अपना प्रपोजल नंबर इंक्रीज करके फिर से एक्सेप्टर्स को सेंड करेगा। ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है ना। If the acceptors have not rejected it, then the proposer sees the majority of the acceptors have accepted the value. अब जब ये एक्सेप्टर्स, ठीक है, यहाँ पे हम देख लेते हैं। अभी जो एक्सेप्टर, ठीक है, ये सब रिजेक्ट नहीं कर रहे, जैसे कि एक्सेप्टर 1, एक्सेप्टर 2, एक्सेप्टर 3 रिजेक्ट नहीं किया था। ठीक है, ये रिजेक्ट नहीं किए, ये बोल रहे थे प्रपोजर को, हम आपका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेंगे लेकिन आपको हमारा वैल्यू एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, और फ्यूचर में आपका प्रपोजल नंबर 5 से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे रिजेक्ट नहीं हुआ है। ठीक है, यहाँ पे वो एक्सेप्टर उन्हें कह रहे हैं कि आपको हमारा वैल्यू एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, जब आप प्रपोज करोगे फिर से, और आपका प्रपोजल नंबर 5 से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, नाउ इफ मेजॉरिटी ऑफ द एक्सेप्टर्स हैव एक्सेप्टेड द वैल्यू देन प्रपोजल वैल्यू कैन नॉट बी चोजन। ठीक है, अब यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ द जैसे कि 1 2 3 तीन एक्सेप्टर के पास, तीन एक्सेप्टर पहले से अपना एक वैल्यू एक्सेप्ट कर चुके थे, NIS। ठीक है, तो वो इस प्रपोजल का वैल्यू एक्सेप्ट नहीं कर सकते थे। ठीक है, so the idea is that whenever the majority of the acceptors are sending some accepted value, if they have accepted a proper value, then the value that has been shared comes to consensus। ठीक है ना, ये मेजोरिटी ऑफ द एक्सेप्टर्स है। ठीक है, ये पहले से कोई वैल्यू एक्सेप्ट कर चुके हैं। ठीक है, तो ये जो वैल्यू एक्सेप्ट कर चुके हैं, ठीक है, यही कंसेंसस में आएगा। ठीक है, ये प्रपोजल का वैल्यू नहीं आएगा। ठीक है ना, एक्सेप्ट मैसेज, जैसे कि मैंने कहा था, accept message, the final stage is accept message, the proposer sends the accept message to all the acceptors, the accept message contains all the proposal number। ठीक है ना, फाइनल होता है। एक्सेप्ट फेज में हमने देखा था कि प्रिपेयर फेज में जब एक्सेप्टर्स रिटर्न प्रॉमिस और एक्सेप्टेड वैल्यू कर देते हैं। ठीक है, तो प्रिपेयर फेज में क्या होता है, प्रिपेयर फेज में प्रपोजल इन प्रॉमिस को ध्यान में रख के अपना प्रपोजल नंबर डिसाइड करता है, इन एक्सेप्टेड वैल्यू को ध्यान में रख के अपना वैल्यू डिसाइड करता है। ठीक है, ये करने के बाद ये अब इन्हें एक्सेप्ट मैसेज फिर से भेजता है। ठीक है, note that the proposer knows that his her proposal has been accepted, the accept message also consists of single value that is proposed by the proposer। now अगर इस प्रपोजल का ये प्रपोजल अगर एक्सेप्ट हो जाता है तो प्रपोजल को पता चल जाता है। ठीक है, और ये अपने ब्रॉडकास्ट कर देगा अपने लर्नर्स को कि मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट हो चुका है। ठीक है, और ये चीज हमारे ब्लॉकचेन में अब होने वाला है। नाउ accepting a value, notify learners whenever the acceptors accept the message value from the proposer, it informs that learner about the majority voted value, so everyone learns about what is the majority voting in the environment, जैसे कि अभी मैंने कहा। ठीक है, नाउ इस वीडियो में हम थर्ड पैरामीटर हैंडलिंग फेलियर को पढ़ेंगे। ठीक है ना, फेलियर ना, क्या हो अगर एक्सेप्टर ही फेल हो जाए। ठीक है ना, हम अब इसमें दो चीज़ देखेंगे, एक क्या हो अगर एक्सेप्टर प्रिपेयर फेज में फेल हो जाए और एक्सेप्ट फेज में फेल हो जाए। ठीक है, तो पहले देखते हैं प्रिपेयर फेज में फेल हो जाएगा तो क्या होगा। ठीक है ना, प्रिपेयर फेज में प्रपोजल क्या करता है, अपना प्रपोजल बनाता है और प्रपोजल नंबर उसमें मेंशन करके हर एक एक्सेप्टर को भेजता है ना। अगर यहाँ पे एक एक्सेप्टर फेल हो जाता है तो बाकी के जो बचे हुए एक्सेप्टर्स है वो रिटर्न प्रपोजल को उसका प्रॉमिस और अगर एक्सेप्टर ने पहले से कोई अगर प्रपोजल एक्सेप्ट कर चुका है तो उसका वैल्यू रिटर्न करेंगे। ठीक है ना, अगर एक्सेप्ट फेज में अगर एक्सेप्टर फेल हो जाता है तो क्या होगा, तो बाकी के जो बचे हुए एक्सेप्टर्स हैं, ठीक है, वो डिसाइड करेंगे कि हमें कौन सा प्रपोजल एक्सेप्ट करना है। ठीक है, कौन सा प्रपोजल रिजेक्ट करना है। ठीक है, इस एक्सेप्टर को छोड़ के बाकी जो बचे हुए एक्सेप्टर्स हैं वो वोट करेंगे इस प्रपोजल के लिए कि हमें ये प्रपोजल एक्सेप्ट करना है कि रिजेक्ट करना है। ठीक है ना, क्या हो अगर प्रपोजल फेल हो जाए,
ठीक है ना। अगर प्रिपेयर फेज में ही प्रपोजल फेल हो गया, ठीक है, तो कोई एक एक्सेप्टर, मतलब आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम कोई एक एक्सेप्टर ही यहाँ से उठ के प्रपोजर बनेगा, ठीक है ना। क्या होगा अगर एक्सेप्ट फेज में प्रपोजल फेल हो जाए तो एक्सेप्ट फेज में क्या होता है, प्रपोजर एक्सेप्ट मैसेज हर एक एक्सेप्टर्स को भेजता है, ठीक है ना। अगर एक्सेप्ट मैसेज भेजने से पहले ही प्रपोजर अगर फेल हो जाता है तो ये पूरे सिस्टम को रीसेट करना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर एक्सेप्ट मैसेज भेजने के बाद, मतलब जो भी प्रपोजल है एक्सेप्ट मैसेज में क्या करता है, वो अपने या तो प्रपोजल नंबर को इंक्रीज करता है, ठीक है, या फिर अपने वैल्यू को चेंज करता है, ठीक है, क्योंकि अगर इन सब एक्सेप्टर ने पहले से कोई अगर वैल्यू चेंज कोई वैल्यू एक्सेप्ट कर चुके हैं, ठीक है, तो ये वो वैल्यू जो एक्सेप्ट कर चुके हैं वो इस प्रपोजल को देते हैं, ठीक है। तो ये प्रपोजल क्या करता है, उन वैल्यू को एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है। तो ये तो अपने प्रपोजल नंबर को इंक्रीज करता है, ये तो अपने वैल्यू को चेंज करता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या करता है, ये एक्सेप्ट मैसेज हर एक एक्सेप्टर को भेजता है ना। अगर एक्सेप्ट मैसेज भेजने के बाद ये प्रपोजल अगर फेल हो रहा है तो ये एक्सेप्टर्स अपने में ही डिसाइड कर लेते हैं कि हमें ये प्रपोजल एक्सेप्ट करना है कि नहीं। तो अगर ये एक्सेप्टर्स अगर वो प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेते हैं तो ये खुद ही लर्नर को ब्रॉडकास्ट कर लेते हैं, ठीक है। और अगर ये एक्सेप्टर्स उस प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो उसे डिस्कार्ड कर देते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा पैक्सस कंसेंसस एल्गोरिथम कंप्लीट होता है।